अब हमने चैप्टर स्टार्ट करना है ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी, चैप्टर नंबर 14। सबसे पहले बात करते हैं क्लैप्सिफिकेशन की। क्लैप्सिफिकेशन को वैसे ही रोज करते हैं जैसे ATLS हमने सर्जरी में किया है। चलो इसका एरिया चेक करेंगे, सर्वाइकल स्पाइन को इमोबिलाइज करेंगे, ब्रीदिंग, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के लिए आपको पता है पल्स ऑक्सीमीट्री, ब्रीदिंग के लिए उसकी चेस्ट मूवमेंट, ऑस्कलटेट करना है 10 सेकंड तक। सर्कुलेशन में हैमरेज कंट्रोल, रिससिटेशन। अगर सर्कुलेशन जीरो है तो CPR करना है, 30 चेस्ट कंप्रेशन फॉलोड बाय 2 वेंटिलेशन। फिर जो है ना वो बी में डिसेबिलिटी के लिए न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखना है, AVPU स्कोर है कि अलर्टनेस है, वॉइस को रिस्पॉन्ड कर रही है, पेन को रिस्पॉन्ड कर रही है या अनरिस्पॉन्सिव है। और GCS उसका देखना है, अगर लेस देन 8 है तो आपको इंट्यूबेशन चाहिए, पेशेंट को एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन देनी है। एक्सपोजर में उसको एक्सपोज करना है, उसका कंप्लीट एग्जामिनेशन करना है, लेकिन हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना है। वार्म जो है ना वो अपने हाथों को गर्म करके फिर एग्जामिनेशन करना है। वार्म ब्लैंकेट यूज़ करना है, AC को स्टॉप कर देना है। और मॉनिटरिंग कैसे करनी है, BP से, पल्स ऑक्सीमीट्री से, ECG से, एंड टाइम कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेटरी, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते रहना है। इससे पता चलेगा कि उसकी कंडीशन बेहतर हो रही है या ख़राब हो रही है। फिर जो है ना उसकी कोई अगर आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है उसके साथ डील करना है। फीटस की तरफ फिर आना है, मदर को हमने ABCD कर लिया, अब फीटस की वेलबींग और रिहेबिलिटी के लिए आपने CPG करनी है। और वाइटल जो है वो कह रहा है कि उसको ट्रेंड देखने हैं कि वाइटल, जैसे मैंने कहा ना कि हीमोडायनामिक वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, इंस्टेबिलिटी, आपने ट्रेंड देखनी है, BP कम हो रहा है या गिर रहा है या ठीक हो रहा है, पल्स रेट बढ़ रहा है या नॉर्मल हो रहा है, ठीक है, ये इस तरह ट्रेंड आपने देखना है। फिर डेफिनेटिव केयर में क्या करना है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन करके उसका कोर्स देखना है, उसको ट्रीट करना है। फिर वो कह रहे हैं कि जो अनेस्थेटिस्ट होगा वो बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी की मैनेजमेंट का, क्योंकि इसमें ना बड़े मसले आते हैं। एक तो प्रेग्नेंट फीमेल को जब वो रिससिटेट कर रहा है, गैस्ट्रिक कंटेंट की एस्पायरेशन का रिस्क है कि वो एनेस्थीसिया दे देगा तो कहीं वो अपने ही कंटेंट को एस्पायर ना कर ले। मेटाबॉलिक ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा हो रही होती है प्रेगनेंसी में। डिक्रीज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है, वेट इंक्रीज हो चुका होता है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज हो चुका होता है, उस वजह से हेड की प्लेसमेंट में, इंट्यूबेशन में मसला आ रहा होता है। ऑटो कैवल कंप्रेशन का खतरा होता है ग्रेविड यूट्रस की वजह से। तो इस तरह के मसले आ रहे थे, इसलिए बहुत एक्सपीरियंस होगा ना वो एनेस्थेटिस्ट, वो वाला एक्सपीरियंस जिसने डिफरेंट ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी को हैंडल किया हो। नेक्स्ट सेप्सिस का टॉपिक आ रहा है। सेप्सिस में प्रिवेंशन अगर देखें तो एज सच बस यही प्रिवेंशन है कि अर्ली डिटेक्शन कर लिया, उसको ट्रीट कर लिया। रिस्क फैक्टर में आ रहा था कि अगर रप्चर मेम्ब्रेन है, हम लोग ये चीज़ देख कर आए हैं कि अगर रप्चर हो जाए मेम्ब्रेन तो इन्फेक्शन जो है ना वो असेंड कर सकता है, उसका बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जो है ना उनको रिस्क होता है सेप्सिस का। इम्यूनो सप्रेसेंट कोई ड्रग ले रहा है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, और जो है वो एनीमिया है, UTI उसको ऑलरेडी है, उसके वजाना से डिस्चार्ज आता था, और उसको जो है ना प्रीवियस कोई पेल्विस का इन्फेक्शन है, वो भी स्ट्रेप्टोकोकल का इन्फेक्शन है, एमनियोसेंटेसिस किया था यानी कोई इन्वेसिव प्रोसीजर किया था। सर्वाइकल सर्कलाज यानी वो जो हमने देखा था कि सर्वाइकल वीकनेस हो तो फिर कुछ स्टिचेस लगाते थे उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, तो वो अगर प्रोसीजर किया हुआ है, इस तरह का कोई भी चीज़ है ना तो वो रिस्क फैक्टर है उसके लिए। यानी उसके साथ कोई हमने यूट्रस के साथ, सर्विक्स के साथ कोई स्टिचेस वगैरह लगाए हैं, कोई प्रोसीजर किया है, इन्वेसिव प्रोसीजर कोई किया है, या पेशेंट खुद जो है वो इम्यूनो सप्रेसेंट उसने ली है, मेडिसिन, डायबिटीज़ है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, या उसकी मेम्ब्रेन फीचर्स की रप्चर कर गई थी, इस तरह से जो सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर है। वार्निंग साइन की अगर मतलब पेशेंट को आप डील कर रहे हैं तो कौन से ऐसे साइन है जो कि आपको सिग्नल देते हैं कि मसला बहुत ख़राब हो रहा है? पायरेक्सिया, हाइपोथर्मिया, टेकिकार्डिया, रेस्पिरेटरी रेट का इंक्रीज होना, हाइपोटेंशन, ये सारी चीज़ें हमें शो करती हैं कि सेप्सिस है और इन्फेक्शन जो है पूरी बॉडी में स्प्रेड कर रहा है। ये तो तकरीबन सब केसेस में होगा, लेकिन कुछ केसेस में राइगेन चीज़ हो सकते हैं, रैश बन सकते हैं, कॉन्शियसनेस जो है ना वो लॉस हो सकता है। तो ये भी चीज़ें पाई जा सकती हैं। मैनेज कैसे करना है? सबसे पहले फीमेल को आपने देखा है, उसका ब्लड कल्चर आपने ले लेना है। एंटीबायोटिक्स देने से भी पहले कल्चर देना है, क्योंकि एंटीबायोटिक देने से भी रिजल्ट अफेक्ट हो सकते हैं कल्चर के। फिर आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देनी है, क्योंकि अभी कल्चर का रिजल्ट नहीं है, हमें नहीं पता किस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है, हम उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देंगे विद इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर देनी होती है। डिले नहीं करना होता, अगर आप डिले करोगे तो हर 1 घंटे के साथ 8% जो है ना वो चांस मोर्टेलिटी का इंक्रीज करेगा। फिर उसका सीरम लैक्टेट मेजर करना है, और अगर हाइपोटेंशन उसको है या उसका सीरम लैक्टेट 4 से ज़्यादा है, सीरम लैक्टेट ज़्यादा आने का ये मतलब है ना कि लैक्टिक एसिड बन रहा है बॉडी में, एनारोबिक रेस्पिरेशन चल रही है, हाइपोक्सिया है बॉडी को, और या उसको हाइपोटेंशन है, दोनों केसेस में आपने 20 ml/kg के हिसाब से क्रिस्टलोइड उसको दे देना है। इनिशियल मिनिमम है इतना, उसने 20 ml/kg आपने उसको क्रिस्टलोइड देना है ताकि उसकी हाइपोटेंशन रिलीव हो, उसका हाइपोक्सिया रिलीव हो। अच्छा, अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं शो करी फ्लूइड देने का, क्रिस्टलोइड देने का उसको कोई फायदा नहीं हुआ, फिर आपने उसको वैसोप्रेसर्स देने हैं। ठीक है, जिसने फ्लूइड रिससिटेशन को रिस्पॉन्ड नहीं किया उसको वैसोप्रेसर्स देने हैं ताकि वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो, हाइपोटेंशन मतलब हाइपोटेंशन जो है वो रिलीव हो, BP नॉर्मल हो। फिर अगर परसिस्टेंट हाइपोटेंशन है, आपने उसको फ्लूइड रिससिटेशन भी दी। फिर आपका एम होता है कि जो सेंट्रल वीनस प्रेशर है वो एटलीस्ट 8 mmHg से ज़्यादा हो, जो सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सेचुरेशन है वो 70% से ज़्यादा हो। ठीक है,
अब उसने बात की कि अपने माइक्रोबायोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर लेना है, इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन को, कि वो हमें देखकर बताएं कि कौन सा माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो इन्वॉल्व लग रहा है और हमारी फर्स्ट चॉइस एंटीबायोटिक्स कौन सी होनी चाहिए। अगर सिवियर सेप्सिस है, सिवियर सेप्सिस में अब कैसे पता चलता है हमें कि सेप्सिस सिवियर है? टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, या बहुत हाइपोथर्मिया होता है 36 से कम होता है। तो हाइपरथर्मिया हाइपोथर्मिया दोनों सेवेरिटी को शो करें। हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा है, रेस्पिरेटरी रेट 20 रेस्पिरेशन पर मिनट से ज़्यादा है, वाइट सेल काउंट बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, ये सारी चीज़ें जो है सीवियर सेप्सिस को शो करिए। अगर सीवियर सेप्सिस है तो मैटरनल मोर्टेलिटी का रेट बहुत ज़्यादा है और इसमें अग्रेसिव प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट और अग्रेसिव ट्रीटमेंट रिक्वायर होता है और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व होती है। फिर एंटीबायोटिक के यूज़ में वो बात करते हैं कि जो एंटीबायोटिक की सिलेक्शन करनी होती है वो रिस्क फैक्टर भी देखने हैं, पोटेंशियल सोर्स भी देखने, मतलब आप सेप्सिस को देखोगे ना तो कुछ सोर्स कहाँ से इन्फेक्शन आया कहाँ से, उस हिसाब से एंटीबायोटिक चूज़ करनी होती है। फिर वो आगे बात करें कि अगर पिप्रास्लिन और टैजोबैक्टम का कॉम्बिनेशन दें या कार्बापीनम और क्लिंडामाइसिन का कॉम्बिनेशन दें तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन हो जाता है, इससे तकरीबन सारे ही बैक्टीरिया कवर हो जाते हैं। तो पिप्रास्लिन, टैजोबैक्टम या कार्बापीनम और क्लिंडामाइसिन, ये जो है कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। फिर उसने बताया कि अदर जो एंटीबायोटिक्स हम यूज़ कर सकते हैं वो कोमोक्सी क्लेव है, मेटोनिडाजोल है, क्लिंडामाइसिन है, जेंटामाइसिन है। कोमोक्सीक्लेव जो है जिसमें मोक्सिसिलिन है और वो ग्राम पॉजिटिव एनारोब के अगेंस्ट कवर हमें प्रोवाइड करती है, लेकिन मर्सा को ये कवर नहीं करती और सूडोमोनास को भी कवर नहीं करती, और जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज है उनको भी ये कवर प्रोवाइड नहीं करती। जो मेटानिडाजोल है ये भी एनारोबिक कवर ही प्रोवाइड करती है, कोमोक्सिक्लिव भी एनारोब्स को कवर करी थी, मेटानिडाजोल भी उनको कवर करती है। क्लिंडामाइसिन जो एक ग्राम पॉजिटिव को कवर करती है जिसमें स्ट्रेप्टोकोकाई स्टेफाइलोकोकाई और ये मर्सा को भी कवर करती है, ठीक है। जेंटामाइसिन की बात करें तो ये ग्राम नेगेटिव कवर प्रोवाइड करती है कोली फॉर्म्स और स्यूडोमोनास के अगेंस्ट, तो हम जेंटामाइसिन को स्यूडोमोनास के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके सेप्सिस के कुछ की लर्निंग पॉइंट देख लेते हैं कि एंटीबायोटिक से पहले ब्लड कल्चर लेना है, ये चीज़ देख ली थी। अदर सैंपल से भी आप कल्चर ले सकते हो, यानी ब्लड के अलावा आप वेजाइनल स्वैब से, मिड स्ट्रीम यूरिन से, स्पुटम कल्चर से, यहाँ से भी आप कल्चर कर सकते हो और माइक्रोऑर्गेनिज्म को देख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी सेप्सिस अगर आफ्टर द डिलीवरी हुई है तो यूजली जो उसमें ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं वो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं और ई कोलाई होता है, तो इनके अगेंस्ट आप एंटीबायोटिक शुरू करवा दें। अर्ली डायग्नोसिस करना है, रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन करनी है एंटीबायोटिक्स की, विद इन 1 आवर कर देनी है, वरना जैसे जैसे टाइम गुजरेगा मोर्टेलिटी का रेट बढ़ता जाएगा। और सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे और मिडवाइफ से रिव्यू लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो लैक्टेट मेजर करते रहना है, क्योंकि लैक्टेट मेजरमेंट आपको बता रही है कि फीमेल इंप्रूव कर रही है या नहीं कर रही। हीमोग्लोबिन उसका जो है वो देख लेना है। उसके बाद इनिशियल ट्रीटमेंट का आपने रिस्पॉन्स देखने के लिए वो कह रहा है कि लैक्टेट मेजर करते रहना है, हीमोग्लोबिन देख लेना है, रिपीट करनी है मेजरमेंट, जिससे आपको पता चलेगा वो ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड करी है या नहीं करी। यूरल आउटपुट उसका मॉनिटर करना है और हाई फ्लो ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है। ये कुछ की पॉइंट थे। तो इसकी मैनेजमेंट बहुत आसान है, सब चीज़ की मुश्किल नहीं है, बस ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि अर्ली एमरजेंसी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, डिले नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज आ जाता है। ऑब्स्टेट्रिक हैमरेज जो है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज में सबसे ज़्यादा बड़ा कॉज है मैटरनल डेथ का, सबसे मेजर कॉज है ये। सबसे पहले वो एंटीपार्टम हेमरेज की बात करते हैं कि एंटीपार्टम हेमरेज का मतलब है कि जो विजाइनल ब्लीडिंग हुई है वो आफ्टर 20 वीक gestation हुई है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 20 वीक gestation से पहले विजाइनल ब्लीडिंग हो तो फिर वो मिसकैरेज में काउंट होती है, मिसकैरेज को शो करती है। लेकिन 20 वीक्स के बाद विजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। 2 to 5% तक प्रेगनेंसीज में ये हो रहा होता है, और अगर तो सिग्निफिकेंट ब्लड लॉस हो गया तो मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी का बहुत ज़्यादा रेट इंक्रीज कर देता है, बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी। अगर हम बात करें कॉजेज़ की कि क्यों एंटीपार्टम हेमरेज हो रहा है, क्यों उसको ब्लीड हो रहा है, प्लेसेंटल कॉजेज़ भी हैं, फीटल कॉजेज़ भी हैं, कुछ मैटरनल कॉजेज़ भी हैं। प्लेसेंटा के लिहाज से प्लेसेंटल अब्रप्शन और प्लेसेंटा प्रीविया, ये 2 मेजर कॉजेज़ हैं, ठीक है। इन दोनों को हम डिटेल में देखेंगे। फीटल के लिहाज से वेजा प्रीविया एक कॉज हो सकते हैं। मैटरनल कॉज जो है उसमें वेजाइनल ट्रोमा, सर्वाइकल एक्ट्रोपियन, सर्वाइकल कार्सिनोमा और वेजाइनल इन्फेक्शन या सर्विसाइटिस जो है ना, ये कॉजेज़ हैं। प्लेसेंटा कोजेज वो कह रहा है कि मोस्ट वरिंग होते हैं, सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं, और क्योंकि जब प्लेसेंटा कोजेज होते हैं इसमें मदर और फीटस दोनों की लाइफ इन डेंजर होती है। और इसमें जो हैमरेज होता है, जो ब्लीडिंग होती है वो भी मोर सिवियर होती है एज कम्पेयर टू फीटल और maternal कॉज। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप फीटल कोजेज को या maternal कोजेज को लाइट लें। जो भी फीमेल आपके पास एंटीपार्टम हैमरेज के साथ आई है आपने उसको सीरियसली लेना है, उसकी अच्छे से हिस्ट्री लेनी है और उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना है और देखना है कि कॉज क्या है। अब हमने बात की कि अच्छे से हिस्ट्री लेनी है, तो हिस्ट्री के क्वेश्चन उसने बताए कि हाउ मच ब्लीडिंग, ट्रिगरिंग फैक्टर क्या थे, जैसे पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग जो होती है वो यूजली सर्वाइकल कार्सिनोमा में हो रही होती है। एसोसिएट की पेन के साथ साथ पेन हुई है या साथ कोई कॉन्ट्रैक्शन हुई है, बेबी मूव कर रहा है, ये हमें बताएगा कि बेबी वायबल है या नहीं, उसको थोड़ा सा हम स्क्रीन कर लेंगे। लास्ट सर्वाइकल स्मीर हुआ था, ये भी हम सर्वाइकल कार्सिनोमा को अपलोड करने के लिए पूछ रहे हैं। फिर एग्जामिनेशन, मतलब हमें हिस्ट्री में ज़्यादातर ब्लीडिंग के बारे में उससे क्वेश्चन किए। एग्जामिनेशन में उसका पल्स, बीपी देखना है, यूट्रस को देख लेना है कि वो सॉफ्ट टेंडर है या फीम है, फीटल हार्ट को स्कल्टेट कर लेना है, सीसीसी कर लेना है, और स्पैकुलम से वजाना का एग्जामिनेशन करना है।
ये तो है जी क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें हिस्ट्री और एग्जामिनेशन आ जाता है। फिर बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन की, तो डिग्री ऑफ ब्लीडिंग पर डिपेंड करता है। आप उसका फुल ब्लड काउंट करें, क्लोटिंग देखें, क्लोटिंग स्टडीज उसकी करवाएं ब्लड की। फिर अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि प्लेसेंटा फ्री या प्लेसेंटा अब्रप्शन यानी प्लेसेंटल को कोज है, तो फिर आप क्रॉस मैचिंग करवा के ब्लड अरेंज करना है जल्दी से, क्योंकि ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड गाएंगे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बहुत सारी नॉलेज देगी, फीटर का क्या साइज है, फीटर की क्या प्रेजेंटेशन है, एमनियोटिक फ्लूइड मौजूद है कितना मौजूद है, प्लेसेंटा की क्या पोजीशन है, या प्लेसेंटा प्रीविया इस तरह की कंडीशन है, मॉर्फोलॉजी क्या है। फिर आगे आ जाता है जी प्लेसेंटा अब्रप्शन, मतलब उसने आपको जनरल सा एक ओवरव्यू दे दिया कि एंटीपार्टम हेमरेज को कैसे डील करते हैं। अब आपको बारी बारी जो है ना वो कॉजेज को एक्सप्लेन करने लगे। सबसे पहले बात करें प्लेसेंटल अब्रप्शन की, तो प्लेसेंटल अब्रप्शन जो होता है ना वो ये होता है कि प्लेसेंटा जो है यूट्राइन वॉल से सेपरेट हो गई है, प्री मेच्योर उसकी सेपरेशन होगी, वरना हमने देखा था कि प्लेसेंटा कब सेपरेट होती थी, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में जाके, तब प्लेसेंटा सेपरेट होती थी, वो भी इसलिए क्योंकि यूट्रस एम्प्टी हो जाती थी। लेकिन अब जो है प्लेसेंटा वो प्री मेच्योर सेपरेट हो गई है, प्रेगनेंसी के दौरान इसकी सेपरेशन हो गई यूट्राइन वॉल से, तो उसको हम प्लेसेंटल अब्रप्शन का नाम देंगे। अब इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो मैटरनल भी हो सकती है, फीटल भी हो सकती है, मतलब मैटरनल ब्लड वैसे से भी ब्लीड कर सकता है, फीटल की ब्लड से भी वैसे से भी ब्लीड कर सकता है। एक्यूटली डेंजरस है ये, और मदर के लिए भी फीटल के लिए भी। फिर इसकी प्रिवेंशन वो बता रहा है कि प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है तो उसको अवॉइड करना है। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या है कि अगर हाइपरटेंसिव है, फीमेल एक्टिविटी को कंट्रोल करना है, और कोकेन स्मोकिंग वगैरह को यूज़ नहीं करना है। इससे हमें पता चला कि स्मोकिंग करवा सकती है प्लेसेंटल अब्रप्शन, एक रिस्क फैक्टर है। फिर रिस्क फैक्टर की बात करें तो हाइपरटेंशन है, ठीक है, स्मोकिंग है, मैटरनल एब्डोमेन में कोई ट्रोमा है, उसको ट्रोमा हुआ है, कोकेन, पॉलीहाइड्रोमिनोस, मल्टीपल प्रेगनेंसी, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ये सारे जो हैं ये रिस्क फैक्टर हैं। वार्निंग साइन क्या है कि मैटरनल कोलैप्स, मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, कोल्ड हो गई है फीमेल, लाइट हेडेडनेस फील करिए, रेस्टलेसनेस, डिस्ट्रेस है, पैनिक है, पेनफुल है उसका एब्डोमेन, और वजाना ब्लीड करिए। तो ये सारे जो हैं ये वार्निंग साइन है, मतलब ये वो वाले साइन है जहाँ से हमें पता चलेगा कि प्लेसेंटल अब्रप्शन हो गई है। फिर उसने कैरेक्टरिस्टिक एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बताई है प्लेसेंटल अब्रप्शन के लिए। वो ये होता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग तो हो रही होती है, लेकिन वो पेनफुल ब्लीडिंग है, साथ एब्डोमेन पेन हो रही होती है, टेंस रिजिड एब्डोमेन होता है। लेकिन अगर किसी में पेन नहीं हो रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें प्लेसेंटल अब्रप्शन हो ही नहीं सकता, ऐसे ही रूल आउट नहीं होता, स्टिल हो सकता है, आपने इन्वेस्टिगेट करना है। अल्ट्रासाउंड पे भी नज़र आ सकती है, और फीमेल जो प्रेजेंट करेगी वो जेनरल ब्लीडिंग के साथ एब्डोमिनल पेन, स्वेटिंग, शॉक में रही, क्योंकि ब्लीड हो रहा है तो शॉक में चली जाएगी, हाइपोटेंशन, डेकिकार्डिया, फ्यूटल मूवमेंट रिड्यूस मिल सकती है, टेंस पेनफुल एब्डोमेन हो सकता है, और जब आप सीटीजी करोगे आपको फ्यूटल डिस्ट्रेस मिलेगा। तो ये सारी उसकी टिपिकल प्रेजेंटेशन होगी, शॉक में जा रही है, पेन हो रही है, और फीटल डिस्ट्रेस। फिर वो कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी डिग्री हुई है वेजाइनल ब्लीडिंग की वो को रिलेट करे डिग्री ऑफ अब्रप्शन के साथ, कि आप कहें कि ब्लीडिंग तो थोड़ी सी हुई है इसका मतलब ज़्यादा अब्रप्शन नहीं हुई, नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि जितना भी प्लेसेंटा और यूट्रस के सेपरेट होने से जो भी ब्लड आया है वो सारा बाहर आ गया हो, कुछ ब्लड अंदर कंसील भी हो सकता है, प्लेसेंटा और यूट्रस के दरमियान वहाँ पे जमा भी हो सकता है। तो इसीलिए आपने डिग्री ऑफ ब्लीडिंग से अंदाज़ा नहीं लगाना कि डिग्री ऑफ अब्रप्शन क्या है और सेवेरिटी क्या है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत थोड़ी भी हो सकती है लेकिन अंदर मसला बहुत ज़्यादा हो सकता है। और मैनेजमेंट कैसे करनी है वो सारी जो हमने स्टार्टिंग में जनरल मैनेजमेंट देखी है वही वाली है, कि आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है, मॉनिटरिंग करते जाना है वाइटल्स की, उसको जो है फिर अल्ट्रासाउंड करनी है, अल्ट्रासाउंड के बाद आपने उसको रिससिटेट करना है। और दूसरा जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है ना फीटल का डिस्ट्रेस डिस्ट्रेस भी होता है, तो आपने जब प्लेसेंटा अब्रप्शन को मैनेज कर रहे हो ना तो आपने फीटल को भी सीटीजी से मॉनिटर करना है। अगर फीटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट है और हेमरेज कंट्रोल नहीं हो रहा, कंडीशन बेहतर नहीं हो रही, तो आपने डिलीवरी करवा देनी है, वरना जो है ना वो फीटल अगर ठीक है, डिस्ट्रेस नहीं है, हाइपोक्सिक नहीं है, तो फिर आप उसको टर्म तक भी लेके जा सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्लेसेंटा प्रीविया। उसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो कवर कर रही होती है सर्वाइकल ओस को, इसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है लेकिन इसमें पेन नहीं होती। ये ब्लीडिंग प्रोवोक भी हो सकती है किसी रिस्क फैक्टर की वजह से, और ये स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद भी शुरू हो सकती है। इसकी अगर प्रिवेंशन देखें तो ये है कि नॉन क्लिनिकली जो इंडिकेटेड सिजेरियन सेक्शन है उनको अवॉइड किया जाए। अब आपको याद आया होगा कि जो हमने सी सेक्शन पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, तो उसकी एक कॉम्प्लिकेशन हमने पढ़ी थी कि जैसे जैसे सी सेक्शन ज़्यादा होते रहते हैं तो सब्सिक्वेंट जो है या नेक्स्ट जो है प्रेगनेंसीज में रिस्क बढ़ जाता है प्लेसेंटा प्रीविया का। तो प्रिवेंशन इसके ये है कि सी सेक्शन ना किया जाए ज़्यादा, मतलब जो इंडिकेटेड नहीं है वो ना किया जाए। रिस्क फैक्टर इसका जो है वो बता रहा है कि मल्टीपल जिस्टेशन, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, यूट्राइन स्ट्रक्चरल एनोमली या असिस्टेड कंसेप्शन, ये सारे जो कॉजेज हैं ये रिस्क फैक्टर हैं प्लेसेंटा प्रीविया के लिए। इसमें वार्निंग साइंस जो आते हैं वो लो लाइन प्लेसेंटा, आप जब एनोमली स्कैन करते हो, अल्ट्रासाउंड करते हो 20 वीक पे, आपने वो देखा था फीटल जब हमने एंटीनेटल मॉनिटरिंग पढ़ी थी, तो उसमें अगर आपको लो लंग प्लेसेंटा नजर आ रही है तो एक वार्निंग साइन हो सकता है कि प्लेसेंटा प्रीविया बन सकती है। या फिर अगेन वही वाले साइन हो सकते हैं जो कि प्लेसेंटल अब्रप्शन में मदर शो करी थी कि लाइट हेडेडनेस, रेस्टलेसनेस, फीलिंग कोल्ड, डिस्ट्रेस, पैनिक, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। उसमें पेनफुल ब्लीडिंग थी, इसमें पेनलेस ब्लीडिंग है। बाकी शॉक की कंडीशन और कोलैप्स और फीटल डिस्ट्रेस वो चीज़ें सेम रहेंगी, अब्रप्शन जैसी ही रहेंगी। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंटेशन होती है वो पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग जो है वो प्री टर्म लेबर को ट्रिगर कर सकती है,
और वो कह रहा है कि इस तरह से पेन हो सकती है कि उस ब्लीडिंग की वजह से जो लेबर इंड्यूस हुई है उस वजह से इरेगुलर एब्डोमिनल पेन कंट्रैक्शन यूट्राइन कंट्रैक्शन की वजह से फील हो सकती है। फिर इसको अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोस हो जाती है कि आपको बहुत जो है ना वो लो लाइंग प्लेसेंटा नजर आती है। यूजुअली ट्रांसविजनल अल्ट्रासाउंड पे हमें ये नजर आता है लोअर एज प्लेसेंटा का। मैनेज कैसे करना है कि अगर तो हिस्ट्री पे और विजाइनल एग्जामिनेशन पे आपको लग रहा है कि लोकली विजाइना से ही ब्लीड आ रहा है, तो फिर आपने सिंपली उसको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देनी है। किसी विजाइनल इन्फेक्शन की वजह से आ रहा है, आपने एंटीफंगल प्रिपरेशन दे देनी है कि कैंडिडियासिस है। और ये ज़रूरी है कि आपने सर्वाइकल कार्सिनोमा एक्सक्लूड किया हो, यानी यहाँ स्मीयर हिस्ट्री हो पेशेंट की, या डायरेक्टली आपको सर्विक्स पे देखने पे पता चला कि सर्वाइकल कार्सिनोमा नहीं है, फिर आपने उसको एज ए इन्फेक्शन ट्रीट कर देना है। उसके बाद अगर प्लेसेंटा कोज है ब्लीडिंग का, तो आपको पता है कि मेजर कंसर्न है, ये हमारे लिए एक वरीसम चीज़ है, क्योंकि प्लेसेंटल कोजेस को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आपने आईवी कैनुला उसको पास करना है, उसके ब्लड का कल्चर करवाना है, क्लोटिंग टेस्ट करवाने हैं, उसका क्रॉस मैच करवाना है, और फीटल और मैटरनल मॉनिटरिंग, मतलब मैटरनल मॉनिटरिंग तो ये होगी ना कि उसके वाइटल को मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना है, उसके रेस्पिरेटरी रेट को देखना है, और फीटल मॉनिटरिंग ये होगी कि हमने सीटीजी करना है। ये मॉनिटरिंग कंटिन्यूसली करनी है। अगर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ मिले कि मैटरनल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, मैटरनल के इनस्टेबल हो रही है, उसके हीमोडायनामिकली वो स्टेबल नहीं हो रही, या फीटल जो है वो डिस्ट्रेस में जा रहा है, तो फिर आपने डिसीजन ले लेने हैं कि इनकी इमीडिएट डिलीवरी करवा दी जाए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेस्टेशन। अभी कितना वीक चल रहा है ये नहीं देखना आपने, फिर आपने ये देखना है कि वो डिस्ट्रेस में जा रहे हैं, उनकी जो है ना लाइफ डेंजर में है, तो आपने इमीडिएट डिलीवरी करवा देनी है। इसीलिए जब भी वजाइनल ब्लीडिंग हो रही होती है तो स्टेरॉइड दे दिए जाते हैं ताकि फीटस की जो लंग मैच्योरेशन है वो हो जाए, तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड एडमिनिस्टर कर देते हैं। और अगर जेस्टेशन 35 वीक के अंडर हो फिर आपको स्टेरॉइड देने पड़ते हैं ना, अगर इससे ऊपर हो फिर तो लंग मैच्योरेशन हो ही गई होती है। तो अगर 35 वीक से कम अभी वीक्स हुए हैं तो फिर आपने स्टेरॉइड्स भी एडमिनिस्टर कर देने हैं। और अगर ब्लीडिंग रुक भी गई है तो फिर भी वुमेन को अपने 48 आवर के लिए एडमिनिस्टर ही रखना है, एडमिनिस्टर कह रही हूँ, एडमिट ही रखना है, क्योंकि रीब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो फिर आप ये नहीं कि आपने मैनेजमेंट की ब्लीडिंग रुक गई आपने उसको घर नहीं भेज देना, आपने उसको 48 आवर तक मॉनिटर करना है, क्योंकि रीब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारा देख लिया हमने मैनेजमेंट। आपको कॉन्सेप्चुअल ही समझ आई होगी कि सारा, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आपको ऐसे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद लिख सकते हो कि फीमेल की अच्छे से मॉनिटरिंग करनी है, उसको फ्लूइड्स देने हैं, ब्लड देना है क्रॉस मैच करवा के, और अगर तो फीटल को भी मॉनिटर करना है। अगर कोई डिस्ट्रेस नजर आ रही है तो फिर डिलीवरी करवा लेनी है। अगर 35 वीक से कम डिस्ट्रेशन है तो आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड देने हैं फीटस की लंग मैच्योरेशन के लिए। और अगर ब्लीडिंग सेटल हो भी जाती है तो आपने 48 आवर तक फीमेल को एडमिट रखना है, क्योंकि रीब्लीडिंग हो सकती है। अब बात करते हैं जी वैसा प्रीविया की। जैसे प्लेसेंटा प्रीविया जो था वैसे ही वैसा प्रीविया है। उसमें जो है प्लेसेंटा ने सर्वाइकल ओस को कवर किया होता है। इसमें ये होता है कि जो फीटस की वेसल्स है ना वो फीटल मेम्ब्रेन से निकलकर सर्वाइकल ओस को कवर कर लेती हैं, इसलिए इसको वैसा प्रीविया कहते हैं। इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको बस एक रीड देनी है। इसका डायग्नोसिस हम तब सस्पेक्ट करते हैं कि अगर जो है ना वो मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाए, मेम्ब्रेन रप्चर हो, लीकिंग हो एमनियोटिक फ्लूइड की, और साथ ही वेजाइनल ब्लीडिंग शुरू हो जाए, फ्रेश वेजाइनल ब्लीड आना शुरू हो, तो हम तब हमें लगता है कि ये वेजा प्रीविया हो सकता है कि फीटस की जो है ना वेसल्स भी रप्चर कर गई हैं और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। इसकी पेरेंटल मोर्टेलिटी का रेट इसमें बहुत हाई होता है, क्योंकि फीटस का इतना ब्लड लॉस हो रहा है। और अगर फीटल, जब आप इसका डायग्नोसिस बनाओ तब तक फीटल अलाइव हो, वायबल हो, तब आपने जो है ना वो इमीडिएट डिलीवरी करवा लेनी होती है एमरजेंसी सी सेक्शन की मदद से। फिर लास्ट जो हमने हेमरेज पढ़ना है दैट इज पोस्ट पार्टम हेमरेज। इससे पहले कुछ की लर्निंग पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है प्लेसेंटा प्रीविया इज द मोस्ट डेंजरस फॉर मदर, प्लेसेंटा अब्रप्शन इज मोर डेंजरस फॉर फीटस। प्लेसेंटा प्रीविया जो है मदर के लिए ज्यादा डेंजरस है, प्लेसेंटा अब्रप्शन फीटस के लिए ज्यादा डेंजरस है। वेजा प्रीविया इज नॉट डेंजरस फॉर द मदर बट इट इज नियरली ऑलवेज फेटल फॉर द बेबी। वेजा प्रीविया मदर को कुछ नहीं कहते लेकिन बेबी के लिए फेटल, क्योंकि बेबी का बहुत ब्लड लॉस हो रहा है। मैनेजमेंट, कोई भी ब्लीडिंग हो वो प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शन हो, कोई भी वेजाइनल ब्लीडिंग हो, आपने रिससिटेट करना होता है, मदर को स्टेबलाइज करना होता है। और डिलीवरी के लिए आपने ये देखना है कि डिस्ट्रेस अगर है तो इमीडिएट डिलीवरी, और अगर मैनेज हो रहा है तो फिर जो है ना वो आप डिलीवरी को टर्म तक डिले कर सकते हो। आगे पोस्टमार्टम हेमरेज लास्ट टॉपिक है हेमरेज में से। इसमें ये होता है कि ब्लड लॉस अगर 500 ml से ज़्यादा चला जाए, मतलब डिलीवरी के बाद थोड़ा बहुत ब्लड तो हेमरेज तो होता है, लेकिन अगर 500 ml से ज़्यादा ब्लीड कर जाए तो उसको पोस्टमार्टम हेमरेज का नाम दिया जाता है। और अगर 2500 ml से ज़्यादा ब्लीड हो जाए तो उसको मेजर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज का नाम दिया जाता है। ठीक है, और मेजर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज में दो चीज़ें आती हैं कि अगर आपको 5 यूनिट आरबीसी से ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ा या आपको कोएगुलोपैथी है पेशेंट को उसको ट्रीट करना पड़ा है, तो ये वाली चीज़ें भी मेजर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज में आती हैं। प्रिवेंशन की अगर बात करें तो प्रिवेंशन ये है कि जब आप फीमेल को एंटीनेटल पीरियड में मॉनिटर कर रहे हो तो आपने देखना है कि अगर उसका हीमोग्लोबिन लेवल कम है, नॉर्मल से बहुत कम है, तो आपने उसको जो है ना मैनेज कर लेना है। ऑलरेडी उसको आयरन सप्लीमेंटेशन करवा देनी है ताकि उसका हीमोग्लोबिन जो है ना डिलीवरी से पहले ऑप्टिमाइज हो जाए, नॉर्मल हो जाए। ऑक्सीटोसिन भी प्रोफाइलेक्टिकली दिया जा सकता है, लेकिन उनमें देते हैं जिनमें हाई रिस्क होता है पोस्टमार्टम हेमरेज का। फिर रिस्क फैक्टर की बात करें तो यूट्राइनेटोनी सबसे कॉमन कॉज है, कॉमनेस्ट कॉज है पोस्टमार्टम हेमरेज का। यूट्रस जो है उसकी टोन खत्म हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं वो करती सही से। मैक्रोसोमिया की वजह से हो सकता है, मल्टीपल प्रेगनेंसी जो है प्लेसेंटा प्रीविया का भी रिस्क फैक्टर था, पोस्टमार्टम हेमरेज का भी है। प्रोलॉन्ग लेबर, ऑक्सीटोसिन आपने यूज की,
लेबर इंड्यूस करवाई है, उस केस में पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। ग्रैंड मल्टीपैरिटी है, पॉलीहाइड्रोमिनोज है, एंटीपार्टम हेमरेज हुआ था तो पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकते हैं, या प्लेसेंटल अब्रप्शन है। तो ये इसके आसान से कॉजेज हैं, रिस्क फैक्टर हैं पोस्टपार्टम हेमरेज के वगैरह। अदर रिस्क फैक्टर की अगर बात करें ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज के लिए, तो प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा एक्रीटा है, प्रीवियस मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन है, पेरिनियल ट्रोमा है, या फुल ब्लैडर था डिलीवरी के टाइम पे, अंडरलाइन कोई हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, डीआईसी है, ये सारे जो है ना अदर कॉजेज में आ जाते हैं। ये जो पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा होता है ये 3 मेन एरिया से हो रहा होता है, या ये यूट्रस से हो रहा है, या ये प्लेसेंटा से हो रहा है, या ये सर्विक्स में से या वजाना में से हो रहा है। ठीक है, सर्विक्स या वजाना। अच्छा, अब जो यूट्राइन कॉजेज है हेमरेज के, वो कॉमनेस्ट कॉज एटोनी है, टोन खराब हो गई, या यूट्रस इन्वाइजन भी हो सकती है, यूट्रस का रप्चर भी हो सकता है। और हेमरेज जो है वो कंसील्ड भी हो सकता है कि ब्लीडिंग तो हुई नहीं है लेकिन हेमरेज था और वो अंदर ही ब्लड जमा हो गया। तो ये सारे हो गए, हमने देखा कॉमनेस्ट कॉज यूट्राइन कॉजेज है, लेकिन इसके अलावा जो ब्लीडिंग है वो प्लेसेंटा से या सर्विक्स से भी हो सकती है। और इसके बहुत सारे कॉजेज हैं, जो मेजर कॉजेज हैं, रिस्क फैक्टर हैं वो भी देख लिए, और जो थोड़े अदर रिस्क फैक्टर हैं वो भी देख लिए। वार्निंग साइन इसमें यही है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं करी, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा के बाद मैटरनल कोलैप्स हो गया, तो ये वार्निंग साइन है। सिम्टम्स इसके क्या होंगे, ब्लीडिंग है तो एंजाइटी, थर्स्ट, नोजिया, कोल्ड पेन, डिजीनेस, यही सारे हाइपोवोलीमिया की वजह से सिम्टम्स आते हैं ना। साइंस क्या होंगे, राइजिंग फंडस, पेरिटोनिज्म, यूरिन आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा, टेकिपनिया, टेकिकार्डिया, हाइपोटेंशन, मतलब शॉक में जा रही है फीमेल, ये साइंस होंगे। आगे मैं उसने एक फ्लो चार्ट पूरा एल्गोरिथम बना के आपको दिए कि अगर आपके पास ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज हो रहा है उसको आपने कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो आपने हेमरेज प्रोटोकॉल इनिशिएट कर देना है, सीनियर को कॉल करनी है हेल्प के लिए, क्योंकि अगर आपको लग भी रहा है कि आप मैनेज कर लोगे स्टिल आपने सीनियर को इन्वॉल्व करना है। आपने डॉक्यूमेंट करते जाना है कि इवेंट की टाइमिंग क्या थी, पीपल कितने प्रेजेंट थे, और कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो इंटरवेंशन आपने की हैं। फिर सबसे पहला जो हमारी अप्रोच होती है ना हेमरेज को रोकने के लिए, वो यूट्राइन कंप्रेशन होती है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यूट्रस को कंप्रेस करवाते हैं या रब अप कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। यूट्रस को फिर जो है ना वो एम्प्टी करना है, मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज है ना तो उसमें ये प्रोटोकॉल होगा कि यूट्रस को एम्प्टी करना है, कोई क्लोट वगैरह तो उसको रिमूव करना है, ब्लैडर को एम्प्टी करना है, फिर यूरिटोटोनिक एजेंट देने हैं, बायोमेनुअल कंप्रेशन करके देखनी है यूट्रस की, आईवी एक्सेस करके आपने रिससिटेशन भी साथ ही शुरू कर देनी है। साथ ही आपने उसके जो टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड काउंट होता है, क्रॉस मैचिंग होती है क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, क्रॉस मैचिंग जरूरी है, कोएगुलेशन प्रोफाइलिंग, ये 2-3 टेस्ट होते हैं जो फौरन फौरन करने होते हैं। फिर उसको जो है ना क्रॉस मैच करने के बाद ब्लड देना है, और अगर आपको क्रॉस मैच वाला ब्लड नहीं मिल रहा कि वो ए पॉजिटिव है, आपको ए पॉजिटिव नहीं मिल रहा, तो आप उसको ओ नेगेटिव ब्लड दे सकते हो। ये आपको जनरल सर्जरी में बात बताई थी कि जो ओ नेगेटिव है वो प्रेफर किया जाता है फीमेल के लिए, और जो ओ पॉजिटिव है वो मेल के लिए प्रेफर किया जाता है अगर क्रॉस मैच ब्लड ना मिले तो। आपने उसको वार्म फ्लूइड देने हैं। फिर जो है ना वो आपने सब करके देख लिया लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, फ्लूइड देने से या यूट्रस को कंप्रेस करने से ब्लीडिंग नहीं रुकी, फिर आपने ऑक्सीटोसिन की तरफ आना है। अब आपने 5 to 10 यूनिट आईवी या आईएम ऑक्सीटोसिन के देने हैं, और नेक्स्ट 4 आवर में दोबारा से ऑक्सीटोसिन के 40 यूनिट दे देने हैं। मीजोप्रोस्टोल आप कंसीडर कर सकते हो, मीजोप्रोस्टोल रेक्टल दे सकते हो। सिंटोसिनोन देना है 5 यूनिट, और एर्गोमिट्राइन देना है 500 माइक्रोग्राम। और अगर जो है ना वो ना ब्लीडिंग रुके एर्गोमिट्राइन से, उसको रिपीट भी आप कर सकते हो। फिर कार्बाप्रोस्ट दे सकते हो आईएम। ये सारी वो ड्रग्स हैं जो कि आप दे रहे हो क्योंकि कंप्रेशन से या रब कॉन्ट्रैक्शन से या बायोमैनुअल कंप्रेशन से ब्लीडिंग नहीं रुक रही। तो ये सारे जो एजेंट्स हैं ऑक्सीटोसिन, मिसोप्रोस्टोल, एर्गोमेट्राइन, कार्बाप्रोस्ट, ये सारे आप पेशेंट को दे रहे हो ताकि उसको ये सारे ना यूट्रोनिक एजेंट है, यानी यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे क्योंकि सबसे कॉमन कॉज एटोनी था ना। तो ये जो है यूट्रस की टोन को इंक्रीज करवाएंगे, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लीडिंग रुकेगी। और अगर ये सब करने के बाद अभी भी ब्लीडिंग चल रही है तो आप कंसीडर करें कि पेशेंट को डीआईसी हो चुका है, उसके जो प्लेटलेट्स हैं वो ही इतने गिर गए हैं कि अब क्लॉट ही नहीं बन सकता, तो आपने क्लॉटिंग एजेंट उसके रिप्लेस करने हैं। सीनियर से हेल्प लेनी है, रेडियोलॉजी, गायनोकोलॉजी, इन सबसे आपने इनको सबको बुलाना है और पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ट्रांसफर कर देना है क्योंकि अब उसको जो हम सर्जरी करनी पड़ेगी। या तो हम उसकी इलियक लाइगेट कर देंगे जहाँ से इतना ब्लड आ रहा है, या उसकी यूट्रस आर्टरी में एम्बोलाइजेशन कर देंगे, या उसको यूट्राइन बेलून इंसर्शन कर देंगे, और अगर इन सबसे बात ना बनी तो हम उसको यूट्रस ही निकाल देंगे, हिस्टेक्टमी कर देंगे। तो अब अगर ब्लीडिंग, ये तो मुझे कहना भी नहीं आता, यूट्रोनिक एजेंट से ब्लीडिंग ना रुके तो फिर आपने उसको ऑपरेशन थिएटर में जाके सर्जरी करनी होती है। लेकिन इन सबकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, और ये सारा स्टाफ, फैमिली और पेशेंट जो भी है उन सबको बताना, उन ब्रीफली ये सारा प्रोसीजर ये ज़रूरी है। ये सब चीज़ें भी करनी होती हैं, प्रोटोकॉल होता है ये। बाकी आपने देख लिया कि पोस्टमार्टम हेमरेज को हम कैसे लेकर चलते हैं और कैसे उसको डील करते हैं।